देखिए, आज अमेरिका और इजराइल के बीच जैसी गहरी दोस्ती है ना, एक वक्त पर अमेरिका और ईरान भी ऐसे ही पक्के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन 1979 के बाद हालात कुछ ऐसे बदले कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। असल में सारा मामला ईरान के पेट्रोलियम से शुरू होता है, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां वहां से निकाल रही थीं। तभी ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने एक बड़ा फैसला लिया और उन कंपनियों को सरकारी घोषित कर दिया। इस कदम के बाद वहां की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ और सत्ता रजा शाह पहलवी के हाथ में आ गई, जिनका झुकाव अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा था। शाह के दौर में ईरान में वेस्टर्न कल्चर काफी हावी होने लगा, जिसे वहां के आम लोग और धार्मिक नेता पसंद नहीं कर रहे थे। जनता के बीच बढ़ती इसी नाराजगी ने 1979 में एक बड़ी क्रांति का रूप ले लिया, जिसका नेतृत्व आयतुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। इस रिवॉल्यूशन के बाद शाह को देश छोड़ना पड़ा और ईरान एक इस्लामिक देश बन गया। इसी दौरान वहां की नई व्यवस्था और सत्ता को संभालने के लिए IRGC नाम की एक खास फोर्स बनाई गई। इस तरह जो ईरान कभी अमेरिका का सबसे करीबी साथी था, वो वक्त के साथ उसका सबसे बड़ा विरोधी बन गया। ईरान के पास तेल तो था, लेकिन उसका सारा फायदा और कंट्रोल अमेरिका के हाथों में जा रहा था। ये बात वहां की जनता को अंदर ही अंदर चुभ रही थी और लोग धीरे धीरे रजा शाह पहलवी के खिलाफ होने लगे। इस नाराजगी को सबसे ज्यादा आवाज दी आयतुल्लाह खुमैनी ने, जिन्होंने शाह की नीतियों का खुलकर विरोध किया। शाह ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसकी वजह से खुमैनी को देश छोड़ना पड़ा। वो इराक, सीरिया और तुर्की होते हुए आखिरकार फ्रांस पहुंचे और वहीं से अपना संदेश ईरान की जनता तक पहुंचाने लगे। इधर ईरान में शाह की खुफिया एजेंसी सबाक SAVAK का खौफ इतना ज्यादा था कि जो भी शाह के खिलाफ बोलता, उसे और उसके परिवार को उठाकर गायब कर दिया जाता था। टॉर्चर और सख्ती के डर से कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच अमेरिका के असर में आकर शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन के जरिए देश को पूरी तरह पश्चिमी रंग में रंगना शुरू किया। शाह की अपनी लाइफस्टाइल भी आम ईरानियों की सोच से एकदम अलग थी, जिससे जनता का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और क्रांति की जमीन तैयार होने लगी। शाह का रहन सहन और उनकी नीतियां ईरान की परंपराओं से एकदम अलग होती जा रही थीं। अमेरिका से प्रेरित होकर वो जो व्हाइट रेवोल्यूशन लाए, उसने ईरान के समाज को पूरी तरह बदल दिया। पश्चिमी सभ्यता का असर इतना बढ़ा कि वहां का कल्चर और पहनावा रातों रात बदलने लगा, जो वहां के आम लोगों को रास नहीं आ रहा था। शाह और उनकी पत्नी पर बेहिसाब पैसा उड़ाने के आरोप भी लगे। हद तो तब हो गई जब 1971 में ईरान के तेहरान में परसेपोलिस नाम का एक बहुत बड़ा जश्न रखा गया। इसमें पूरी दुनिया के नेताओं को बुलाकर पानी की तरह पैसा बहाया गया, जबकि उस वक्त ईरान की आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही थी। पेरिस में बैठे आयतुल्लाह खुमैनी ने मैगजीन और अपने भाषणों के जरिए इस फिजूल खर्ची के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धीरे धीरे लोग सड़कों पर उतरने लगे। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 8 सितंबर 1978 को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना को ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। इस गोलीबारी ने आग में घी का काम किया और पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया। शाह को अब एहसास हो गया था कि जमीन उनके पैरों से खिसक चुकी है। जनवरी 1979 में जब हालात बेकाबू हो गए, तो रजा शाह पहलवी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। उनके जाते ही फरवरी में आयतुल्लाह खुमैनी की वतन वापसी हुई, जहां करीब 50 लाख लोगों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। खुमैनी के आते ही ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन का दौर शुरू हुआ और पश्चिमी सभ्यता के उन तमाम केंद्रों को बंद कर दिया गया जो समाज में अश्लीलता फैला रहे थे। खुमैनी का मानना था कि पश्चिमी कल्चर केवल बाहरी आकर्षण अट्रैक्शन पर टिका है, जबकि असली सुंदरता सादगी और सम्मान में होती है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में मर्यादा को सर्वोपरि माना जाता है। इधर शाह अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे थे और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने उन्हें अपने यहाँ शरण दे दी। अमेरिका का ये फैसला आग में घी डालने जैसा था, क्योंकि ईरानी जनता पहले ही अमेरिका को अपने प्रधानमंत्री मोसादेक के तख्तापलट का जिम्मेदार मानती थी। अब गुस्सा इतना बढ़ गया कि ईरान के छात्र और आम जनता सड़कों पर उतर आए और अमेरिका से मांग करने लगे कि शाह को वापस उनके हवाले किया जाए, ताकि उन्हें उनके किए की सजा दी जा सके। ईरानी जनता का गुस्सा इस बात पर था कि जिस अमेरिका ने उनके प्रधानमंत्री मोसादेक को हटाया था, वही अब शाह को पनाह दे रहा है। ईरान के लोग शाह को वापस लाकर सजा देना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने बीमारी का हवाला देकर उन्हें सौंपने से मना कर दिया। यह तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों की एक उग्र भीड़ ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास एम्बेसी पर धावा बोल दिया। छात्रों ने दूतावास के अंदर घुसकर 52 अमेरिकी राजनयिकों और अधिकारियों को बंधक बना लिया। ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि उन बंधकों को करीब 444 दिनों तक कैद में रखा गया। सुपर पावर अमेरिका अपनी पूरी ताकत के बावजूद बेबस नजर आ रहा था। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने जब दबाव बनाया, तो जवाब में ईरान ने शाह की वापसी की मांग दोहरा दी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान की करीब $12 बिलियन की संपत्ति फ्रीज कर दी, जिससे विवाद और गहरा गया। यहीं से अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध सैंक्शंस लगाने शुरू किए, जो 1979 से लेकर आज 2026 तक जारी हैं। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन दोनों देशों के बीच शुरू हुई ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर पर अपने अधिकारियों को छुड़ाने का भारी दबाव था, जिसके चलते 1980 में उन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ को मंजूरी दी। ये अमेरिका के इतिहास के सबसे असफल मिशनों में से एक माना जाता है। इस मिशन के लिए 6 C-130 सुपर हरकुलस, C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान भेजे गए, जो अपनी खासियत की वजह से रेगिस्तान और कच्ची सड़कों पर भी उतर सकते थे। इनके साथ ही RH-53 जैसे विशाल और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल किया गया, जो किसी उड़ते हुए घर जितने बड़े थे। इन हेलीकॉप्टर्स को ईरान के पास तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS निमित्ज पर रखा गया था। वहीं सुपर हरकुलस विमानों को उतारने के लिए ओमान के पास मसीरा द्वीप को चुना गया। योजना तो बहुत बड़ी थी, जिसमें कुछ जहाजों में कमांडो थे और कुछ बंधकों को वापस लाने के लिए खाली रखे गए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 8 में से एक भी हेलीकॉप्टर वापस नहीं लौट सका और ये पूरा ऑपरेशन एक बड़ी तबाही में बदल गया। योजना के मुताबिक 8 हेलीकॉप्टरों को रेगिस्तान के एक गुप्त ठिकाने डेजर्ट 1 पर उतरना था, जहां से कमांडोज को ट्रकों के जरिए तेहरान घुसकर अपने लोगों को छुड़ाना था। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। तकनीकी खराबी और रेगिस्तानी धूल के तूफान की वजह से 3 हेलीकॉप्टर पहले ही बेकार हो गए। नियम के मुताबिक मिशन के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थे, इसलिए इसे बीच में ही रद्द करना पड़ा। इसी दौरान रेगिस्तान में एक तेल टैंकर के धमाके ने हड़कंप मचा दिया और जल्दबाजी में निकलते वक्त एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपने ही विमान से जा टकराया, जिसमें 8 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। इस भारी बेइज्जती का नतीजा ये हुआ कि जिमी कार्टर अगला चुनाव हार गए। ईरान के नेता खुमैनी ने भी जिद पकड़ ली कि जब तक कार्टर पद पर हैं वो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार 20 जनवरी 1981 को जैसे ही नए राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने शपथ ली, उसी दिन ईरान ने बंधकों को आजाद किया। इसके बाद शाह की कैंसर से मौत के साथ ही पुराना विवाद थमा, लेकिन खुमैनी ने ईरान को पूरी तरह एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया और देश के कानून से लेकर समाज तक सब कुछ बदल दिया। ईरान में क्रांति के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरी तरह धार्मिक मूल्यों पर टिका था। उनका मानना था कि जब तक अंतिम न्याय करने वाले इमाम नहीं आ जाते, तब तक देश की कमान एक ऐसे रहबर या सुप्रीम लीडर के हाथ में होनी चाहिए जो फकीर की तरह सादा जीवन जिए और लालच से दूर रहे। ईरान का राजनीतिक ढांचा भी बड़ा दिलचस्प है। वहां की जनता 86 धार्मिक जानकारों को चुनती है, जो मिलकर सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। इसके अलावा वहां एक गार्जियन काउंसिल होती है, जिसमें अनुभवी जज और एक्सपर्ट्स होते हैं। इनका काम ये देखना है कि चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति साफ सुथरे चरित्र का हो, न कि कोई अपराधी या शराबी। अक्सर पश्चिमी मीडिया ईरान में महिलाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। शाह के दौर में जब वहां पश्चिमी सभ्यता का दिखावा ज्यादा था, तब महिलाओं की साक्षरता मात्र 35% थी। आज ईरान में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 99% तक पहुंच गई है, जो दुनिया के कई विकसित देशों से भी बेहतर है। ये दिखाता है कि असली तरक्की केवल पहनावे से नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कारों से आती है। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए केवल पुरानी सेना पर भरोसा नहीं किया, IRGC नाम की एक नई और कट्टर सेना खड़ी की। अमेरिका को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि अगर वो ईरान की जमीन पर उतरा तो उसे केवल सैनिकों से नहीं, बल्कि वहां के उन आम नागरिकों से भी लड़ना होगा जो बिना सैलरी के देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी सेना टेक्नोलॉजी में तो माहिर है, लेकिन वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे जमीनी युद्धों में उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। इसके अलावा ईरान ने प्रॉक्सी वॉर के जरिए पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना रखा है। इतिहास में अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने के लिए सद्दाम हुसैन का भी इस्तेमाल किया और 8 साल तक ईरान इराक युद्ध चलता रहा, लेकिन बाद में अमेरिका ने सद्दाम को ही रास्ते से हटा दिया। आज का कड़वा सच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर ईरान में दोबारा अमेरिका की पसंद वाली पुरानी सरकार आ गई तो वो भारत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि उस सरकार ने 1965 की जंग में हमारा विरोध किया था। वहीं इजराइल भी केवल अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ देता है। चीन के मामले में वो हमेशा खामोश रहता है। इसलिए भारत को अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी खुद बढ़ानी होगी, क्योंकि युद्ध के मैदान में अपना कलेजा और अपनी सेना ही काम आती है।